क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन है, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं हैं तो वो होती हैं क्या? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो एक ही दिशा में चलती हैं। जैसे जैसे दूध है, दूध से क्या बनेगा? दही बनेगा। क्या बनेगा? दही। तो दूध से बन गया है दही और स्थायी पदार्थ बन गया है, तो ये एक ही दिशा में चलेगा। क्या दही से हम दूध बना सकते हैं? ऐसे नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में एक ही दिशा में चलती हैं, और जो अभिक्रिया एक दिशा में चलती हैं उनको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती हैं? तो आपकी जो भौतिक अभिक्रिया होती हैं, भौतिक परिवर्तन हो गए हैं, भौतिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, वो क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल जिसको बोलते हैं। कैसे? जैसे है बर्फ है, बर्फ है, बर्फ को जब पिघलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी। और देखिए, जब पानी क्या होगा, पानी को जब ठंडा करेंगे, इसका तापमान कम करेंगे तो बर्फ में बदल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? दोनों दिशाओं में चल रहा है। तो भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का द्रव्य भाग कहलाता है। तो रुधिर का द्रव्य भाग कहलाता है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अब देखिए, जो रुधिर है जिसको क्या बोलते हैं? रक्त भी बोलते हैं, ब्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जो रक्त है या फिर ब्लड है, ये एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। ये कई बार क्वेश्चन आया है। क्या है? संयोजी ऊतक है। जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। और ब्लड की पीएच कितनी होती है? तो इसकी पीएच होती है 7.4। क्या होती है? 7.4। ये बात ध्यान में रखनी है ब्लड के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? तो ये गुजरता है 2 बार। ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे? देखिए, जो मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं। ऐसे मान लीजिए 4 चेंबर हैं, ये 4 चेंबर हैं, ये लीजिए 4 चेंबर हो गए हैं। ऊपर वाले तो क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, दोनों बॉक्स आलिंद। तो ये तो हो गए हैं आलिंद। और ये होते हैं नीचे वाले, नीले होते हैं 2 बॉक्स। क्या होते हैं? नीले। समझ में आ गया होगा ये वाला। अब सुनिए, जो आपका ये वाला, ये आपका ये नीले है, इसमें आएगा शरीर का पूरा अशुद्ध ब्लड आएगा। यहां से ब्लड आने के बाद में ये ब्लड आएगा यहां पर। अब यहां से ब्लड जाएगा कहां पर? फेफड़ों के पास जाएगा शुद्ध होने के लिए। फेफड़ों के पास शुद्ध होने के लिए जाएगा। फेफड़ों से शुद्ध होकर के फिर ये इस आलिंद में आ जाएगा। इस आलिंद में आने के बाद में यहां से आएगा नीले में। नीले में आने के बाद में यहां से महाशिरा द्वारा संपूर्ण रक्त क्या किया जाता है? सप्लाई की जाती है। ठीक है। तो देखिए, रक्त कितनी बार आ रहा है? 2 बार। पहली बार तो यहां पर आ रहा है ब्लड, रक्त, पूरे शरीर का अशुद्ध ब्लड आता है यहां पर। फिर देखिए, यहां से ये शुद्ध होने के लिए जा रहा है कहां पर? फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास शुद्ध होगा मतलब ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनित होगा। और फिर से देखिए दोबारा आ रहा है। तो कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये बात ध्यान में रखना होता है कि जो मानव का हृदय होता है वो कितने चेंबर का होता है, कितने बॉक्स का होता है? तो बना होता है 4। 2 तो आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है। तो यह पाया जाता है किसमें? मध्य मस्तिष्क में। सीधी बात ध्यान में रखनी है, यह क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नारू रोग का रोगजनक है। तो नारू रोग होता है कृमि से। किससे होता है? कृमि से। ऑप्शन नंबर
3 हमारा हो गया है आंसर। अब देखिए जीवाणु से क्या क्या होता है। तो जीवाणु से कई तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे हो गया 6 रोग, जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जीवाणु होता है, जीवाणु से आपका कौन सा रोग होता है? जुखाम होती है। क्या होती है? जुखाम वगैरह होती है। तो जीवाणु से कई रोग होते हैं। विषाणु से देखिए, विषाणु से क्या क्या होता है? विषाणु से कई रोग होते हैं, जैसे चेचक हो गया है। क्या हो गया? चेचक हो गया है। विषाणु से देखिए एड्स हो गया है। क्या हो गया? एड्स। और एड्स किस वायरस से होता है? एचआईवी वायरस से। किससे होता है? एचआईवी वायरस से। एड्स का टेस्ट क्या होता है? एलिसा टेस्ट। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं मैं उसको बताता हूं ज्यादा, ताकि किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं? आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। जैसे आप मार्केट से क्या लाते हो? बल्ब लाते हो। तो बल्ब लाते हो तो आप बोलते हो ना 9 वाट का दीजिए, 2 वाट का दीजिए, 5 वाट का दीजिए। तो शक्ति जो होती है इसका मात्रक होता है वाट। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। किसका होता है? बल का। जूल होता है कार्य का मात्रक, या फिर किसका मात्रक होता है आपका? ये होता है आपका उष्मा ऊर्जा का, सॉरी ऊर्जा का होता है। तो जूल किसका होता है आपका? कार्य और ऊर्जा का। न्यूटन मीटर किसका होता है? तो न्यूटन मीटर होता है आपका दाब का। दाब का होता है। देखिए दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, तब होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दाब का क्षेत्रफल। तो देखिए दाब है, दाब के दो मात्रक होते हैं, एक तो गए पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक है पास्कल। और दाब का एक मात्रक इस सूत्र से निकालेंगे। जैसे बल को, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो दाब का एक और मात्रक आ गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो बांध के जल में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु क्या हो? स्थिर हो, उसमें किसी प्रकार की मोमेंट ना हो, तो उसमें पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। क्या होता है? mgh। m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, और h हमारे पास क्या होता है? ऊंचाई होती है। और गतिज ऊर्जा किस में पाई जाएगी? जो वस्तु गति करती है उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। जैसे एक बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। यांत्रिक ऊर्जा किससे बनी होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा बनी होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग से बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मछलियों का उत्सर्जित उत्पाद है। तो मछलियों का उत्सर्जित उत्पाद है अमोनिया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, यूरिक अम्ल है, ये किसका होता है उत्सर्जित उत्पाद? तो ये जो पक्षी होते हैं, पक्षी हो गए हैं, कीट हो गए हैं, उनका होता है उत्सर्जित उत्पाद। और यूरिया किसका उत्सर्जित उत्पाद है? मानव का। मानव का उत्सर्जित उत्पाद है यूरिया। जो हम यूरिन करते हैं उसमें आता है यूरिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया यहां संपन्न होती है। कहां पर संपन्न होती है? तो वो होती है ड्यूडोनम में। कहां पर होती है? ड्यूडोनम, जिसको बोलते हैं ग्रहणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। ये बोला जाता है इसको ग्रहणी। देखिए जो आपकी छोटी आंत होती है, छोटी आंत, छोटी आंत, इसके 3 भाग होते हैं। पहला तो हो जाएगा ड्यूडोनम, ड्यूडोनम। दूसरा हो जाएगा ई जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा हो जाएगा इलियम। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो ड्यूडेनम वाला भाग है ये तो जुड़ा होता है आमाशय से। किससे जुड़ा होता है? आमाशय से। और इलियम वाला भाग जुड़ा होता है बड़ी आंत से। किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और जो छोटी आंत होता है इसमें सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया होती है। भोजन जो सर्वाधिक अवशोषण होता है वो इसी में होता है।
तो सर्वाधिक भोजन का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। यहां पर पाए जाते हैं दीर्घ रोम, अर्थात विलाई स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये दीर्घ रोम ही क्या करते हैं, अवशोषण का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है, तो वो है आपकी कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। देखिए जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि ये पाई जाती है किस पर, किडनी पर पाई जाती है, वृक्क पर पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि। और जब जब हमें डर लगता है या फिर डर के दौरान और संकट के दौरान ये हार्मोन स्रावित करती है। अग्नाशय ग्रंथि है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, ध्यान में रखना है, मिक्स ग्लैंड है। थायराइड ग्रंथि है, ये ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ये इसे स्रावित किया जाता है। ठीक समझ में आ गया होगा। जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय, इसके द्वारा 3 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो गया इंसुलिन, एक हो गया ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, एक हो जाएगा सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन। 3 हार्मोन का ये सिक्रेशन करती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन तो बीटा सेल्स द्वारा स्रावित किया जाता है, और ये किया जाता है गामा सेल्स द्वारा, ये किया जाता है अल्फा सेल द्वारा, अल्फा सेल्स द्वारा। और ये किया जाता है गामा सेल्स के द्वारा, किसके द्वारा, गामा या फिर डेल्टा सेल्स के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम की संयोजकता होती है, तो मैग्नीशियम की देखिए 2 संयोजकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। देखिए जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो उदासीन परमाणु में जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें 12 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को बढ़ते किसमें, सेल में बढ़ते हैं, कोष में बढ़ते हैं। और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर दूसरे कोष में 8, कितने रहे इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए तीसरे कोष में। अब सबसे बाहर कोष कौन सा है, ये 2। इस सबसे बाहर जो कोष है, इस कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ते हैं स्थायी होने के लिए। तो 8 करने के लिए क्या करेगा, या तो ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले, पहली बात, या फिर क्या कर दे, दो इलेक्ट्रॉन त्याग दे। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो बारीक अक्षर ये बन जाएगा, 8 हो गए हैं। तो मेरे को ये बताइए कौन सा काम आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर 2 इलेक्ट्रॉन देना। तो 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो जो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं या फिर दिए जाते हैं वही क्या होती है, किसी भी तत्व की होती है संयोजकता। तो मैग्नीशियम की संयोजकता हो गई है 2। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है क्या, MgOH का होल ट्वाइस। तो जो MgOH का होल ट्वाइस है, इसका नाम कई बार पूछा जाता है। तो पहला तो नाम हो गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। दूसरा हो गया, इसी को बोलते हैं प्रति अमल, क्या बोलते हैं, प्रति अमल। इसको बोलते हैं एंटेसिड, एंटेसिड मतलब एसिड के विपरीत कार्य करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी एसिड। और ये किस प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी को ही बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसी के नाम है। कब काम में लिया जाता है, तो जब हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, HCl बनता है। जब HCl अधिक मात्रा में बनता है तो हमें खट्टी डकारें आती हैं और प्लस में जलन लगती है। तो उससे राहत पाने के लिए हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर लिख करके देता है हमें ये MgOH का होल ट्वाइस का पाउडर देता है। और ये पाउडर हम पानी में घोल करके पीते हैं। जब आपका ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो आपने सुना होगा कि जब अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है, क्षार के साथ,
क्षारक के साथ, क्योंकि MgOH का होल्टोस मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीज क्षारीय प्रकृति का होता है और HCl अम्लीय प्रकृति का। तो अम्ल और क्षार जब आपस में ये अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा लवण, मतलब एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देंगे और साथ में जल बना लेंगे। तो एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देंगे, इससे हमें क्या हो जाएगी, जलन से राहत मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक है CaO। CaO इसका नाम भी पूछा था, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। जो हम भट्टे से कड़ी लाते हैं ना, ये उसी का ही सूत्र है। तो पूछा जाता है बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, तो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। समझ में आ गया होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रक्त किस प्रकृति का होता है। तो रक्त होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है और इसकी पीएच कितनी होती है, तो इसकी पीएच होती है 7.4। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि रक्त की पीएच के बारे में और इसकी प्रकृति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो वो प्रभावित होता है कौन, अनुमस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका अनुमस्तिष्क क्या होता है, प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। एक हमारे पास प्रमस्तिष्क से क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन होता है, प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। पेप्टिडोग्लाइकॉन ये बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल जिसको बोलते हैं। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। सेलुलोज है ये किसकी बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ये बनी होती है किससे, सेलुलोज से। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मक्खन का एक बर्तन में पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो वो परिवर्तन है आपका भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। देखिए जो आपका भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में किस में परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में। और भौतिक गुण क्या क्या है, आकार हो गया है, आकृति हो गई है, आमाप हो गया है और रंग हो गया है। ठीक है, एक हो जाएगी अवस्था, इसमें परिवर्तन होता है। तो देखिए मक्खन पिघलेगा तो अब क्या हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है। तो अवस्था चेंज हो रही है तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। क्या नया पदार्थ बना क्या, इसमें भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ, नए पदार्थ का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल इनमें परिवर्तन हो जाएगा। आकार, आकृति, आमाप और रंग ये क्या है, भौतिक गुण है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा भौतिक गुण है या फिर नहीं है। समझ में आ गया होगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण। जैसे कागज का जलना, कागज जब जलेगा तो क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। क्या बनेगी, राख। तो नया पदार्थ बन गया है। ठीक है। और आपको यह भी ध्यान रखना कि भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी बोलते हैं, उत्क्रमणीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों दिशा में चलता है। जैसे जैसे आपकी बर्फ हो गई है, बर्फ से क्या बन गया है, पिघलेगी तो क्या बनेगा, पानी। क्या हम पानी से दोबारा बर्फ नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन है ये दोनों दिशा में चलते हैं और दोनों दिशा में चलने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये क्या होते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। क्या होते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो जो एक दिशा में चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय। जैसे कागज का जलना,
कागज को जब जलाएंगे तो क्या बनेगी? राख। क्या हम राख से दोबारा कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक गुण नहीं है? भौतिक गुण आ गए ना क्वेश्चन। तो भौतिक गुण देखिए, आकार भी है, आमाप भी है, लेकिन ताप में परिवर्तन ये आपका भौतिक गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। तापमान में परिवर्तन ये तो रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? तो भौतिक गुण आपका होते हैं, आकार हो गया है, आकार, आमाप, आकृति, आकृति हो गई है, रंग हो गया है, और अवस्था हो गई है। इनमें परिवर्तन होता है जब भौतिक गुण होता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव का गुण पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव का गुण पाया जाता है कोलाइड विलयन में। किसमें पाया जाता है? कोलाइड में। तो कोलाइड होते हैं, कोलाइड ये किससे मिलकर बने होते हैं? परिक्षेपण अवस्था, परिक्षेपण अवस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम से, परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और कोलाइड क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण। और कोलाइड क्या दर्शाता है? टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव ये दर्शाता है। इसके अलावा विलयन किससे मिलकर बने होते हैं? तो जो विलयन है, विलयन बना होता है विलेय प्लस विलायक से, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। आपका विलेय तो होता है कम मात्रा में और विलायक होता है अधिक मात्रा में। निलंबन भी आपका क्या है? विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पाइनस किस पादप समूह का उदाहरण है? तो पाइनस है जिम्नोस्पर्म का। ऑप्शन नंबर 4 हो गया है आंसर। तो आपको पूछे पाइनस पूछे या फिर पूछे साइकस, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? जिम्नोस्पर्म के। थेलोफाइटा होता है, थेलोफाइटा के पादप जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं, जड़ तना व पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं। ब्रायोफाइटा होता है, इसको बोलते हैं पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। किसको? टेरिडोफाइटा को। यानी जो आपका पादप समूह है, पादप समूह है, इसको 5 समूह में बांटा गया है। पहला तो हो गया है कौन सा? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा हो जाएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अगला हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। अगला हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और अगला हो जाएगा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आपके नग्न बीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नग्न बीज पाए जाते हैं। ध्यान में ये रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किस प्रकार का मिश्रण है? तो मिश्र धातु सहमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। सहमांगी मिश्रण में क्या होते हैं? जो आपके अवयव होते हैं वो समान रूप से घुलते हैं। जैसे आपकी पीतल है, पीतल है, ये क्या है? मिश्र धातु है। और पीतल किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो पीतल को याद करना है पिताजी से। किसे याद करना है? पिताजी से। पी से तो हो गया है पीतल, ता से हो गया है तांबा, और जी से क्या हो गया है? जिंक। तो पीतल बनी होती है तांबा प्लस जिंक का ये मिश्रण है। Cu प्लस Zn का ये क्या हो गया है? मिश्र धातु है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये होते आज की क्लास के क्वेश्चन। क्या होते हैं? आज की क्लास के क्वेश्चन हो गए हैं। तो हमने आज की क्लास में क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत सारे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हमने कहां से स्टार्ट किया था? यहां से स्टार्ट किया था। एक मिनट रुकिए। हमने यहां से स्टार्ट किया था, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया है।
दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया कहलाती है उत्कर्मणीय। क्या कहलाती है? उत्कर्मणीय कहलाती है। ये सही कर लेना है। ये क्या कर लेना है? सही। क्या कहलाती है? उत्कर्मणीय कहलाती है। उत्कर्मणीय, जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल बोलते हैं। तो दोनों दिशा में होने वाली अभिक्रिया कहलाती है उत्कर्मणीय अभिक्रिया। इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। आई होप ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए गलती के लिए माफ करना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।